हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कॉमर्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें कॉमर्स का कंपोनेंट आपसे पूछा गया है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकल पाथ मेथड यानी कि CPM इज कंसर्न विद एस्टिमेशन ऑफ, यानी कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है वो हमारा किसके एस्टिमेशन से कंसर्न रखता है या संबंधित होता है। ऑप्शंस हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, प्रोडक्शन लीड टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, जब हम क्रिटिकल पाथ मेथड की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सभी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहले हम CPA देख लेते हैं, CPM क्या होता है। तो फ्रेंड्स, CPM को CPA भी बोला जाता है। ए की फुल फॉर्म यहाँ पे एनालिसिस है, ठीक है। क्या है? एनालिसिस, यानी कि CPM को हम CPA भी बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल पाथ एनालिसिस। फ्रेंड्स, ये एक इस तरह की एनालिसिस होती है जिसके अंदर हम हमारे जो एल्गोरिथम होते हैं उनको हम एक जो भी हमारे प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज होती हैं उसके हम शेड्यूलिंग करते हैं और वहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा। तो इसमें हम एक जो फिक्स टाइम होता है उसको लेके चलते हैं, जो उसकी पूरी प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है वो, और साथ ही साथ जो टाइम हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं निकल कर आया है, यानी कि प्रोडक्टिव कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला लेकिन हमारा वो पूरे प्रोजेक्ट में वो टाइम लगा है, वो सारा टाइम हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, ऑप्टिमिस्टिक, प्रोडक्शन लीड टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम, यहाँ पे तीनों की ही बात दे रखी है, जबकि ये हमारा कंसर्न होता है एक शेड्यूलिंग से। एल्गोरिथम की बात करते हैं और एक शेड्यूलिंग के बेसिस पे जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से कोई भी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिकल पार्ट ऑफ द पर्ट चार्ट इज। अब यहाँ पे आपको पर्ट पता होना चाहिए, पर्ट क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पर्ट की यहाँ पे फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। अब इसके अंदर ये एक स्टैटिस्टिकल टूल होता है जो कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज किया जाता है, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। और ये डिजाइन किया जाता है एनालाइज करने के लिए सारी चीजों को, जो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से टास्क हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर पूरा एवोल्यूशन किया जाता है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब उस चीज की क्रिटिकल पाथ हमारा ये चार्ट में क्या चीज बताता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरी एनालिसिस कर रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे डिफरेंट एनालिसिस की जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर तो बहुत सारी एनालिसिस ऐसी होती है जो अभी हम नहीं जानते हैं कि ये और क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी प्रोजेक्ट करते समय निकल कर आएंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है तो हम उसको फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशंस निकालने होंगे। तो ये क्या है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी हमें करनी होंगी जो कि अभी हमें नहीं पता है, अननोन है हमारे लिए। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए एक लॉन्ग टाइम चाहिए। इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा, द पाथ विच टेक्स लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, यानी कि पर्ट चार्ट का क्रिटिकल पाथ हमें ये बताता है कि हम इसके अंदर एक ये ऐसे पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम लगेगा हमें किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, लॉन्गेस्ट टाइम है इसके अंदर कंप्लीट करने में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है पर्ट एंड CPMR। अब फुल फॉर्म आपको पता ही है, पर्ट की है प्रोग्राम एवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक और CPM की है क्रिटिकल पाथ मेथड, जिसको CPA भी बोला जाता है। तो ये क्या है? नेटवर्किंग टेक्निक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मेथड है, शेड्यूलिंग टूल है, या फिर हमारा नन ऑफ द अबव है। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था कि ये सारे हमारे मेथड होते हैं। किस चीज के मेथड होते हैं? ये हमारे प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के मेथड होते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करने में। इसलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं,
which model is used for sequencing the job on the machine so as to minimize the total processing time। यानी कि अब यहाँ पर हमें कौन सा मेथड है यूज करना है सीक्वेंसिंग के लिए, जब हम किसी भी कोई प्रोसेसिंग टाइम के अंदर अपनी मशीन्स की जो जॉब या एक्टिविटी निकल कर आ रही है उसको मिनिमाइज करने की बात कर रहे हैं। तो यानी कि प्रोसेसिंग टाइम के अंदर जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है उसके अंदर हम मशीन की जो जॉब है या एक्टिविटी है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो सीक्वेंस प्रिपेयर करते हैं उसके लिए हमें कौन सी मॉडल की जरूरत होगी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है नाम से ही पता चल रहा है हम सीक्वेंस की काम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। हम यहाँ पे सीक्वेंसिंग मॉडल फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट मॉडल इज यूज टू। अब जो असाइनमेंट मॉडल है वो हमारे किस चीज के लिए यूज किया जाता है? असाइनिंग अ वर्क टू द कस्टमर, असाइन अ टारगेट टू द वर्कर, फाइंड आउट अ प्रॉफिट, या फिर असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू अवेलेबल मशीन्स एंड पीपल। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है असाइन अ वर्क टू द कस्टमर। सिर्फ असाइन करना किसी कस्टमर को किसी काम को वो हमारा असाइनमेंट मॉडल नहीं कहलाता, तो ऑप्शन ए कट जाएगा। सेकंड असाइन अ टारगेट टू द वर्कर, सिर्फ हम वर्कर को टारगेट देते हैं ये भी हमारा नहीं है, जबकि असाइनमेंट मॉडल के अंदर होता है पूरी प्रोसेसिंग आना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी कट जाएगा। फाइंड आउट अ प्रॉफिट, असाइनमेंट मॉडल का भी प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए नहीं किया जाता, तो ऑप्शन हमारा सी भी कट जाता है। रिमेनिंग जो बचा है ऑप्शन 4 वो है असाइन नंबर ऑफ जॉब्स टू अवेलेबल मशीन्स एंड पीपल। असाइनमेंट मॉडल के अंदर असाइन की जाती है नंबर ऑफ जॉब्स जो भी हमारे पास अवेलेबल पर्सन या फिर मशीन्स होती हैं उनको, वो हमारा कहलाता है असाइनमेंट मॉडल। यानी कि उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल वर्कर कितने हैं, टोटल मशीन कितनी है, अब हमें उनको कितना काम देना है, ये हमारा असाइनमेंट मॉडल का टास्क होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISO 14000 series as quality standard is published by। अब फ्रेंड्स ISO जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो यहाँ पे 14000 की जो सीरीज दे रखी है ये हमारी कौन पब्लिश करता है? तो फ्रेंड्स देखिए नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टिंग में लिखा है ISO, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ISO। लेकिन फिर भी हमें और भी ऑप्शन समझने होंगे। तो फर्स्ट है BIS का मतलब यहाँ पर होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आरबीटी की बात करें तो आरबीटी का मतलब होता है रिंग बैक टोन। रिंग बैक टोन ये हमारी रिस्क बेस्ड टेस्टिंग है या फिर हम इसको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी बोल सकते हैं। वहीं TQM का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM का मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, जबकि हमारा ऑप्शन सी राइट है। इसमें ये हमारे सीरीज जो है वो स्टैंडर्ड हमें क्वालिटी स्टैंडर्ड पब्लिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एन ISO 9000 सर्टिफिकेशन में भी इशूड बाय। अब जो ISO 9000 जो सर्टिफिकेशन है वो हमें किसके द्वारा इशू किया जाता है, मतलब किसके लिए? केमिकल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स ISO 9000 जो है हमें कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को दिया जाता है जो कि हमारे लिए जो ज़्यादा स्पेशलाइजेशन नहीं रखते हैं, यानी कि जिनके लिए स्पेशल स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं होती है उनके लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्सटाइल, इसमें हमें स्पेशल किसी स्पेशलाइजेशन स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। अब वहीं बात करें केमिकल की, तो केमिकल हमारे लिए स्पेशलाइजेशन का पार्ट हो जाता है, क्योंकि केमिकल बहुत ही सेंसिटिव चीज होती है, यहाँ पर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स केमिकल के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो आप नोट कर लीजिए। ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 एंड ISO 27001। ये हमारे हेल्प करते हैं केमिकल ऑर्गेनाइजेशन में, ये स्टैंडर्ड होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है वो है HACCP, ठीक है। ये फूड प्रोसेसिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं इसकी फुल फॉर्म है हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। आप नोट कर लीजिए हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये हमारे फूड प्रोसेसिंग की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसके लिए ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
द नंबर एट द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज कॉल्ड। अब हमें बताना है ऐसा नंबर जहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट करे की रो एंड की कॉलम, वो हमारा क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जा रही है की रो एंड की कॉलम की। तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पाइवट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जा रही है की रो एंड की कॉलम की जो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को। तो फ्रेंड्स आपको पता है हमारी रो इस तरह चलती है और कॉलम इस तरह चलता है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करें, ये हमारी पाइवट टेबल कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करें अगर हम यहाँ पे पर्ट की, पर्ट में आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्टेक्स की बात करें तो फ्रेंड्स वर्टेक्स हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे दो या दो से अधिक कर्व, लाइन और एजेस एक दूसरे से मिलती हैं। इसका मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है यहाँ पे ये दोनों हमारी रो आके मिली, दोनों कर्व, लाइन या फिर एज जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो हमारा यहाँ पे वर्टेक्स कहलाता है। तो ये है हमारा वर्टेक्स। ठीक है, और ये हमारे पाइवट। अब बात करें स्पॉट की, तो फ्रेंड्स स्पॉट एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर हमारे कोई भी हम वेरिएबल है वो हमारा वहाँ पे लाई कर रहा है या फिर वो वहाँ पे शो किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पर्ट, वर्टेक्स और पाइवट ये सारी चीजें आपको क्लियर, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, an assignment problem is considered as a particular case of a transportation problem because अब एक assignment problem हमारी consider करते हैं transportation problem के लिए, क्योंकि options हैं the number of rows equals the number of columns, यानी कि जो number of rows हैं वो number of columns के बराबर है, या फिर all वैल्यू ऑफ आई एंड जे यूनिट या वेरिएबल इक्वल टू 0 और 1, या फिर ऑल रेम कंडीशंस आर 1, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ऑप्शंस हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट आते हैं, द मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स वो मेथड हमारा कहलाता है हंगेरियन मेथड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। और फ्रेंड्स रिड्यूस मैट्रिक्स, मोदी, ये मेथड हम आगे अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर्पस ऑफ अ डमी रोज और कॉलम इन एन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू। अब जो डमी रो और कॉलम होते हैं उनका पर्पस असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है। ऑप्शन है ऑब्टेन बैलेंस बिटवीन टोटल एक्टिविटीज एंड टोटल रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी टोटल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज दे रखे हैं उनके बैलेंस को फाइंड आउट करना या ऑब्टेन करना। सेकेंड है प्रिवेंट अ सोल्यूशन फ्रॉम बिकमिंग डीजनरेट, यानी कि जो जो द्वारा से जनरेट हुई हैं चीजें वहां से सॉल्यूशंस को प्रिवेंट करना। प्रोवाइड द मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ डमी प्रॉब्लम, यानी कि जो डमी प्रॉब्लम है उसके थ्रू हम यहाँ पर चीजों को फाइंड आउट करें, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी टोटल एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज हैं उनसे हम किस तरह से अपने बैलेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये डमी रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है या फिर अप्लाई किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम बाय। अब जो मैक्सिमाइजिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम के साथ। ये क्यों होता है? जी किसके थ्रू करते हैं? एडिंग ईच एंट्री इन कॉलम फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू इन दैट कॉलम, यानी कि उस कॉलम में जो मैक्सिमम वैल्यू दी होती है वहां से हम सभी एंट्री को ऐड करते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन में ये दे रखा है कि जो भी कॉलम्स हमें मैक्सिमम वैल्यू के दे रखे हैं वहां से हम इसको या फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये सारी चीजों को, या फिर सब्ट्रैक्टिंग ईच एंट्री इन द टेबल फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जो भी उस वैल्यू में हमें गिवन। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक तरह से अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस कितना है, ये यहाँ पे कॉलम की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सभी एंट्रीज को जो कि हमारे टेबल में दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा इसमें सिर्फ कॉलम में गिवन है उनकी बात करें, और इसमें वो बात कर रहे हैं टेबल में जो गिवन है मैक्सिमम वैल्यू, जो उस टेबल से हम जो टेबल की जितनी भी एंट्रीज हैं
प्रत्येक एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे किसके थ्रू ये कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जब भी हम कोई भी हमारी प्रॉब्लम निकल कर आएगी, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी मैक्सिमाइजेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम होंगे, उसको मिनिमाइजेशन की तरफ करेंगे। तो हम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी टेबल में, जब हम उसको टेबल की प्रत्येक वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जब हम प्रत्येक एंट्री को टेबल में दी हुई उन सबको उनके सबके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो हम उसको मिनिमाइज कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एन असाइनमेंट प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। अब एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो किसके थ्रू सॉल्व की जा सकती है? फ्रेंड्स, पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगी ये सब चीज़ है क्या। देखिए, ऑप्शन है सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन मेथड, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, असाइनमेंट प्रॉब्लम इसमें पूछी जा रही है, तो ये इसका राइट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि सिंप्लेक्स मेथड एंड ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं। देखिए, असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, कुछ मेथड है। अब फ्रेंड्स, ये हमारे जो मेथड होते हैं, ये हमारे 4 तरह के मेथड होते हैं, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट होता है एन्यूमरेशन एन्यूमरेशन मेथड। सेकंड होता है सिंप्लेक्स मेथड। थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। एंड फोर्थ होता है हमारा हंगेरियन मेथड। ठीक है, हंगेरियन मेथड। आप आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो आप उसे समझ जाएंगे। हंगेरियन मेथड, ये 4 मेथड होते हैं। अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है हमारा एन्यूमरेशन मेथड। एन्यूमरेशन मेथड के अंदर क्या होता है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है जितने भी हमारे पॉसिबल असाइनमेंट होते हैं, जिनके अंदर हमें जितने भी रिसोर्सेज या एक्टिविटीज हमें गिवन है। रिसोर्सेज मतलब जैसे कि मैन हो गई, मशीनरी हो गई, एक्टिविटीज जैसे कि जॉब हो गई, सेल्स एरियाज हो गए, उन सबकी हम लिस्ट प्रिपेयर करते हैं एन्यूमरेशन मेथड के अंदर। ठीक है, अब आता है हमारा सिंप्लेक्स मेथड। फ्रेंड्स, एन्यूमरेशन मेथड में उनकी लिस्ट प्रिपेयर करने से क्या होता है, हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास हमको इतनी एक्टिविटी करनी है, तो इस हिसाब से हम अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश कर लेते हैं पहले से ही प्लानिंग करके। सेकंड आता है सिंप्लेक्स मेथड। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंप्लेक्स मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसके अंदर ही हम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि हम उनको किस तरह से सॉल्व करें, वो हमारा सिंप्लेक्स मेथड है। ट्रांसपोर्टेशन मेथड के अंदर फ्रेंड्स ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज की, उनको इस तरह से सप्लाई की जाए कि उनकी कम से कम मिनिमम कॉस्ट निकल कर आए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेथड कहलाता है। लास्ट आता है हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड हमारा हेल्प करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में। ये हमारा, देखिए फ्रेंड्स, हंगेरियन मेथड जो है बहुत पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ये मेथड दिया था डेनिस कोनिंग एंड जेनो। एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से बताती हूँ। 2 पर्सन थे, डेनिस कोनिंग, KONING, कोनिंग। एंड सेकंड पर्सन था यहाँ पे जेनो, JANO, जेनो एगर वेरी। आप एक बार गूगल करके भी सर्च मार सकते हैं। ठीक है, इन 2 लोगों ने ये मेथड दिया था, हंगेरियन मेथड। ये बहुत पूछा जाता है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फाइंड आउट किया जाता है। आप इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। और बाकी अगर और भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम आगे इसको और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं द असाइनमेंट प्रॉब्लम। अब ये एक असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है, वो किस तरह की होती है? कैन बी यूज टू मैक्सिमाइज resources, is a special case of transportation problem, required that only one activity be assigned to each resource, है या फिर all of the above। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ मेथड डिस्कस की, तो आपको मेथड के थ्रू भी समझ में आ गया होगा कि हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में किस किस तरह की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर है। हम इसमें मैक्सिमम रिसोर्सेज की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बात करते हैं, और साथ ही साथ हम जो वन एक्टिविटी है, हम ईच रिसोर्सेज को किस तरह से यहाँ पे
उस एक्टिविटी को यहाँ पर रिक्वायर करें, या फिर कितनी हमें कौन कौन सी एक्टिविटी के लिए क्या क्या चीज़ें असाइन करने की जरूरत है, हम ये देखते हैं। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट इज। अब हमारा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट किस तरह का होता है? सर्टेनिटी होती है, रिस्क, अनसर्टेनिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट हमारे कुछ सर्टेन होते हैं, कुछ अनसर्टेन होते हैं, और इनमें रिस्क भी होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट ये सभी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव है। क्योंकि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं उसका एनवायरनमेंट, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हम सर्टेन होते हैं कि ये तो होना ही होना है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि सीज़न है, सीज़न चेंज होना ही होना है। अब हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम सीजनल ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी अनसर्टेन क्या है, हो सकता है वो सीजन जो अब आने वाला है वो इतना वर्क ना करे, या फिर उस तरह से फेवरेबल ना हो हमारे प्रोडक्ट के लिए जितना पहले हुआ करता था। क्योंकि आज के टाइम में सीजन कभी भी चेंज हो सकते हैं, और कितने टाइम पीरियड तक रहेंगे ये भी हम नहीं कह सकते, और रिस्क उनमें होता ही है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन पर्ट में आपको कल डिस्कस कर चुकी हूँ। द स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी इज। अब पर्ट में जो हमारा स्पैन ऑफ टाइम होता है ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में एक्टिविटी, वो हमारी क्या एस्टिमेट करता है, क्या एक्टिविटी हमारी हेल्प करती है उसको एस्टिमेट करने में? 3ST, 6ST, 12ST, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 6ST। ठीक है। नेक्स्ट है इफ एन एक्टिविटी हैज जीरो स्लैक इट इम्प्लाइज दैट। अगर कोई एक्टिविटी में जीरो स्लैक, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जीरो स्लैक का मतलब यहाँ पे है नो स्लैक, ठीक है, नहीं है तो हम उसको क्या समझते हैं? तो फ्रेंड्स इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि ये यहाँ पे क्रिटिकल पाथ पे लाई कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी क्रिटिकल पाथ पे लाई करती है तो इसका मतलब होता है जीरो स्लैक और नो स्लैक, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज्यूम्ड फॉर टाइमिंग द एक्टिविटीज इन पर्ट नेटवर्क। अब यहाँ पे इसमें हमें ये देखना है कि पर्ट नेटवर्क एक्टिविटीज में कौन सी एज्यूम की जाती है यहाँ पे टाइमिंग। अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर एरलागेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप थोड़ी सी एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए। वैसे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स अल्फा डिस्ट्रीब्यूशन को शेप पैरामीटर भी कहा जाता है, तो आप लिख लीजिए क्या कहा जाता है, शेप पैरामीटर। और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाता है स्केल पैरामीटर, ठीक है। अब बीटा डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसके अंदर कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसके थ्रू हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी प्रोपोजिशन को या फिर प्रोबेबिलिटी आउटकम्स को कि वो कितने टाइम में अकर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके नाम भी आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डमी एक्टिविटीज आर यूज्ड इन अ नेटवर्क टू। अब जो डमी एक्टिविटीज होती हैं हमें नेटवर्क में यूज की जाती हैं किस तरह से? फैसिलिटेट कंप्यूटेशन ऑफ स्लैक, सेटिस्फाई प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, या फिर अवॉइड यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है डमी एक्टिविटीज की जो कि हमारे नेटवर्क में यूज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जब हम उसको यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जो भी हमारे प्रेसिडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है The two most common objectives for the assignment problem are the minimization of। अब हमें बताना है जो हमारे असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे ज़्यादा या फिर मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या चीज़ मिनिमाइज करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं अनसर्टेनिटी और इनएक्सपीरियंस, टोटल कॉस्ट एंड इनएक्सपीरियंस, टोटल कॉस्ट एंड टोटल टाइम, या फिर टोटल टाइम एंड इनएक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी की बात करें, अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टोटल कॉस्ट एंड इन एक्सपीरियंस को भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते थे। ए कट गया, बी कट गया। तो अब देखिए ऑप्शन डी में भी इन एक्सपीरियंस आ गया। इन एक्सपीरियंस हम मिनिमाइज किसी भी हालत में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी कट गया। अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स हम टोटल टाइम भी यहाँ पे मिनिमाइज कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा।
व्हाट टेक्निक इज यूज टू इमिटेट एन ऑपरेशन प्रायर टू एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले हमें कौन सी, जब हम किसी भी ऑपरेशन को इमिटेट करते हैं तो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, सिमुलेशन, इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल्स, इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर गेम थ्योरी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उसको बोलते हैं सिमुलेशन। और नेक्स्ट जो भी हमारे ये 3 ऑप्शन है उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन मॉडल, जिसको हम इंटीग्रेटेड असेट्स मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी हेल्प करता है किसी भी, जो भी हम पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करना, सारी एक्टिविटीज को सही तरह से वर्क करवाना इसका काम होता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें इन्वेंट्री कंट्रोल की, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कि जो भी हम इन्वेंट्री यूज कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उस इन्वेंट्री का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। ना हमारे पास अब हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री ज़्यादा हम उसको स्टोर करके रखें, ना ही हमारे पास इतनी कमी हो कि हमें उसके कमी के वजह से हमें अपना जो प्रोडक्शन है उसको रोकना पड़े। इट मीन्स हमें एक प्रॉपर फाइंड आउट करना पड़ेगा एक क्वांटिटी की हमारे पास इतनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आपको ना ईओक्यू पढ़ा होगा, एबीसी एनालिसिस पढ़ा होगा, इसके अलग से मेथड है जिससे हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रख सकते हैं। फिर आता है हमारा गेम थ्योरी। गेम थ्योरी हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एक मैथमेटिकल ये मॉडल है जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक इंटरेक्शन किया जाता है, जो और साथ ही साथ इसका मेन पर्पस होता है कि जो भी हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम किस तरह से रैशनल डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो गेम थ्योरी का पर्पस होता है रैशनल डिसीजन लेना, और ये एक मैथमेटिकल मॉडल है। नेक्स्ट आते हैं एलोकेशन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय। अब एलोकेशन प्रॉब्लम जो होती हैं वो किसके थ्रू सॉल्व की जाती हैं, तो ये हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस पढ़े थे उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है लीनियर और नॉन लीनियर। तो फ्रेंड्स एलोकेशन प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये दोनों ही मेथड से समझी जा सकती हैं, फिर चाहे वो लीनियर प्रॉब्लम टेक्निक प्रोग्रामिंग टेक्निक हो, फिर चाहे नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो। लीनियर एंड नॉन लीनियर में आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश मॉडल्स एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड द रिजल्ट आर सर्टेन। अब किस मॉडल में सब चीज़ पहले से डिफाइन होती है और रिजल्ट हमारे सर्टेन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन से आप समझ सकते हैं, डिटर्मिनिस्टिक है, प्रोबेबिलिटिस्टिक है, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये नाम से ही पता चल रहा है डिटर्मिनिस्टिक, यानी कि पहले से ही डिटरमाइन है कि हमारी सब कुछ रिजल्ट क्या है, एक सर्टेन रिजल्ट निकल कर आएंगे और सारी चीज पहले से ही हमारे लिए डिफाइन होती हैं, डिटर्मिनिस्टिक है। इस मॉडल में हमारा जो आउटकम्स होते हैं वो पहले से डिटरमाइन होते हैं थ्रू नोन रिलेशनशिप अमंग स्टेट एंड इवेंट, यानी कि हमारे पास जो भी रिलेशनशिप होती है वो हमें पहले से पता होती है, हमें हमारे स्टेट्स या फिर हमारे इवेंट्स पहले से पता होते हैं, जिसके थ्रू हमें पता होता है कि हमारा रिजल्ट ये निकल कर आएगा। वो हमारा डिटर्मिनिस्टिक मॉडल कहलाता है। अब यहाँ पे सीधे हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल की भी। तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल के अंदर रैंडम वेरिएबल्स के बेसिस पे किया जाता है, जिसमें रिजल्ट सर्टेन नहीं होता है। ठीक है, रैंडम चीजों को कलेक्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ए, डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। नेक्स्ट आते हैं, इन डैश मॉडल्स देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप ऑप्शन अभी हमने ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसमें रिजल्ट क्या होते हैं, सर्टेन होते हैं। अब जब रिजल्ट सर्टेन है तो हमारे रिस्क भी कम हो गए। ठीक है, रिस्क होगा ही नहीं, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। प्रोबेबिलिस्टिक में रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है, क्योंकि हम वहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल आल्सो नोन एज। अब प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को क्या कहा जाता है, डिटर्मिनिस्टिक, स्टोकेस्टिक मॉडल, डायनेमिक मॉडल या स्टैटिक मॉडल। तो फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को स्टोकेस्टिक मॉडल भी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, इसमें कोई समझाने वाला या डिस्कशन का कोई मैटर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, रिप्लेसमेंट मॉडल इज अ डैश मॉडल। अब रिप्लेसमेंट मॉडल किस तरह का मॉडल है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है रिप्लेसमेंट, यानी कि रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे किसी भी चीज का, जब कोई भी चीज हमारी कैसी होगी, डायनेमिक होगी। स्टैटिक में हम, जब कोई भी चीज हमारी स्टैटिक रहेगी तो हम उसमें रिप्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं आती, लेकिन जहाँ रिप्लेसमेंट की बात है यानी कि चीजें वहाँ चेंज हो रही हैं, और जहाँ चीजें चेंज होती हैं वहाँ डायनेमिक मॉडल यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो सॉरी बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असाइनमेंट प्रॉब्लम हेल्प्स टू फाइंड अ मैक्सिमम वेट आइडेंटिकल इन नेचर इन अ वेटेड। अब यहाँ पर ये है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो हेल्प करती हैं मैक्सिमम वेट को मतलब नेचर में जो हमारे आइडेंटिकल वेट है उसको फाइंड आउट करने में। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? ट्रिपार्टाइट ग्राफ, बाईपार्टाइट ग्राफ, पार्टाइट ग्राफ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ये किया जाता है बाईपार्टाइट ग्राफ के थ्रू। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डिमांड इज लेसर देन सप्लाई देन डमी डिमांड नोड इज एडेड टू मेक इट एट। यानी कि अगर हमारी डिमांड सप्लाई से कम है तो डमी डिमांड नोट की जाती है क्या, किस चीज को करने के लिए? सिंपल प्रॉब्लम के लिए, बैलेंस प्रॉब्लम के लिए, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारे पास डिमांड जो है वो हमारी डिमांड क्या है, कम है एज कंपैरिजन टू सप्लाई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डमी डिमांड रखेंगे अपने पास। और डमी डिमांड किस लिए करी जा रही है, जाके ताकि डिमांड और सप्लाई जो है उसमें बैलेंस बन पाए। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बैलेंस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। दोनों को इक्वल करने के लिए हम कुछ डमी डिमांड जो है उसको नोट करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, a path formed by allowing horizontal and vertical lines and the entire cornered cells of which are occupied is called a। यानी कि एक पाथ है जिसके अंदर हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को फॉर्म किया है। अब ये एंटायर कॉर्नर सेल्स जो होते हैं जिन्होंने उस स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्यूपाइड पाथ, ओपन पाथ, क्लोज्ड पाथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स जब उसने जो भी उसका प्लेस है उसको उसने ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है तो वो प्लेस कैसा हो गया? क्लोज्ड पाथ हो गया। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, any feasible solution to a transportation problem containing origins and m origins and n destination is said to be। यानी कि एक feasible solution transportation problem के अंदर अगर हम m origin और n destination का रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? independent, degenerate, non degenerate या फिर both A and B। तो फ्रेंड्स ये कहलाते हैं हमारे नॉन डिजेनरेट। तो इसके लिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, once the initial basic feasible solutions has been computed what is the next step in the problem। यानी कि अगर हम इनिशियली हमें फिजिबल सोल्यूशन मिल जाता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वैम, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। वैम आपको पता होगा, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुकी हूँ। तो ये चीज हमारी कहलाती है ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for maximization in TP the objective is to maximize the total। अब हमारा TP अगर हमारी मैक्सिमाइज है तो उस मैक्सिमाइज टोटल का हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होगा? सॉल्यूशन, प्रॉफिट मैट्रिक्स, प्रॉफिट या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा टीपी में अगर हमें मैक्सिमाइजेशन करना है तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो इसका ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें अपने प्रॉफिट को, टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ डैश इज द सीक्वेंस ऑफ सेल्स इन द ट्रांसपोर्टेशन टेबल सच दैट नो सेल अपीयर्स मोर देन वंस इन अ सीक्वेंस। यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर हमारा ट्रांसपोर्टेशन टेबल है और उसमें कोई भी सेल इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में हो, तो उसको क्या कहेंगे? लूप, रिम, डिजेनरेसी या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है लूप। जब हम देखते हैं कि हमारा अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन टेबल के अंदर सीक्वेंस चल रहा है सेल्स का और वहां पे कोई भी सेल हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है जो एक से ज्यादा सीक्वेंस में आया, तो वो लूप कहलाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफिजिबल इनफिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम डैश वैल्यू इज असाइन टू द सेल अल्फा, 1, 0 या -1। तो फ्रेंड्स इनफिजिबल असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमारी जो असाइन की जाती है सेल्स को वैल्यू वो कहलाती है हमारी अल्फा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इन्वॉल्व्स
several variables, making it impossible to determine the number of trials required to obtain the desired accuracy at a specified confidence level। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हम सेवरल वेरिएबल्स को लेकर जब हम इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू हमें जो कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है वो किस मॉडल के थ्रू हमें मिलेगा, एनालिटिकल मॉडल, क्वांटिटेटिव मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल या सिमुलेशन मॉडल। तो फ्रेंड्स ये मिलता है हमें सिमुलेशन मॉडल के थ्रू, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिमुलेशन मॉडल के अंदर सेवरल प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं, जो हमारे इम्पॉसिबल होती हैं हमें डिटरमाइन करने में। जो भी हमारे ट्रायल्स होते हैं, हमें ज़रूरत होती है उन ट्रायल्स की, जो भी हमारी डिज़ायर्ड एक्यूरेसी है एट स्पेसिफाइड कॉन्फिडेंस लेवल तक उसको देखने के लिए, तो ये हमारी हेल्प करती है सिमुलेशन मॉडल। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कंटेन, अब हमें बताना है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिटेन अर्निंग, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, डिवेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए रिटेन अर्निंग, डिवेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये तीनों ही लॉन्ग टर्म का पार्ट है, जबकि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये यहाँ पर लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हमारा ऑप्शन ए में करेक्ट मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transactions and events which are of a financial character and interpreting the results thereof। दिस डेफिनेशन इज, अब आपने ये डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर की अकाउंटिंग की तो ये डेफिनेशन जरूर आती है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है किसकी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, जेबैटी, कस्टनबर्ग या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो कि है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दीज आर। अब आपने फ्रेंड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये किस किस पार्ट्स में डिवाइड है। देखिए यहाँ पर दे रखा है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ए बी बोथ। तो फ्रेंड्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होता है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और दूसरा होता है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको पता होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं और कन्वेंशंस कौन कौन से। अगर आपको पता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कुछ कॉन्सेप्ट्स, और अगर आप सारे चाहते हैं तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं एंड ये कन्वेंशंस है, क्योंकि आप जितना लिखेंगे उतना ही आपकी प्रैक्टिस होगी और अदर स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जब वो वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ वो कमेंट सेक्शन जो होता है उसको भी चेक करते हैं, तो यहाँ से उनको चीज़ें क्या हो जाएंगी, रिवीजन उनका भी होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए व बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब अकाउंटिंग कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है, बैंक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अकाउंटेंट्स की लैंग्वेज है या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज बताई जाती है, क्योंकि अकाउंटिंग जो होती है मेनली बिजनेस की बात करती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए की जाती है, इसलिए यहाँ पे इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ए है। ठीक है, ए राइट आंसर है बिजनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रिलेटेड विद डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पे कौन सा यहाँ पे इक्वेशन सही बैठता है वो आपको वो बताना है। ऑप्शंस देखिए, टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लाइबिलिटीज, कैपिटल इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है
वो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज भी हमारे डुअल एस्पेक्ट को बताती है। टोटल असेट्स में अगर हम कैपिटल और आउटसाइडर लाइबिलिटीज को प्लस कर देते हैं तब भी यहाँ पे डुअल एस्पेक्ट है। और अगर हम कैपिटल को कंपेयर करें टोटल असेट्स में आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके, तो वो भी हमारे डुअल एस्पेक्ट बताती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही ऑप्शंस हमारे लिए करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्सपेंसेस इज अ कैपिटल नेचर। अब इसमें से कौन से एक्सपेंसेस जो हैं वो कैपिटल नेचर के हैं, आपको वो बताने हैं। तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कैपिटल नेचर के, क्योंकि इनका यहाँ पे ट्रीटमेंट आपको दो जगह करना होगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी या स्टेशनरी। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि है हमारा ऑप्शन ए, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट आप कहाँ करते हैं, डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट आप करेंगे P&L अकाउंट में, और एक ट्रीटमेंट करेंगे आप बैलेंस शीट में। जो भी इसका रेस्पेक्टिव जो हम कह सकते हैं आइटम होगा, उसमें से जो भी डेप निकल कर आएगी वो उसको माइनस करके वहां पर आप शो करेंगे टोटल उसका अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एसेट्स, कंपनी या बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फ्रेंड्स का आंसर मैं नहीं दूंगी, आप बताएंगे। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आपको बताना है डेप्रिसिएशन किसके अगेंस्ट में चार्ज किया जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा, जिससे ये और लोगों को भी हेल्प मिले। नेक्स्ट है डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड फ्रॉम। अब डिविडेंड जो होता है वो कहाँ से डिक्लेयर किया जा सकता है, रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, सीक्रेट रिजर्व या फिर ऑल ऑफ दीस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो होता है वो हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट से चार्ज किया जाता है और वहीं से डिक्लेयर किया जाता है कि इतना दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ। अब बैलेंस किसका स्टेटमेंट बताता है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल या ऑल ऑफ दीज। तो बैलेंस जो होता है वो हमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल सभी का बताता है, इसलिए ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीवेबल वाया कंपनी अगेंस्ट क्रेडिट सेल्स आर यूजुअली कॉल्ड। अब एक कंपनी के द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट में, उसको यूजुअली हम क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स या फिर बिल्स पेएबल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए कोई भी क्रेडिट सेल्स के बदले में लिया जा रहा है अमाउंट, तो यहाँ पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो वहाँ पे एक अकाउंट जो है वो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, जो कि हम नॉर्मल कंपनियों का बनाते हैं उससे अलग होता है। नॉर्मल कंपनी में क्या होता है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि पूरा वही ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा बनाते हैं हम ये वाला अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। अब हमें बताने हैं इसमें से कौन सी इंटेंजिबल असेट्स का एग्जाम्पल नहीं है, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, स्लोगन या लैंड। अब इजिली आप बता सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लैंड, ये राइट आंसर है, क्योंकि ये टेंजिबल है, बाकी सब हमारे इंटेंजिबल हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स आर डैश ओवर देयर यूजफुल लाइफ्स। अब जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उसको वो जैसे हमारा टाइम पीरियड होता जाता है उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है, तो उस चीज को हम मतलब उसके लिए टर्म कौन सा यूज किया जाता है, डेप्रिशिएटेड, अमोर्टाइज्ड, चार्ज्ड या एलोकेटेड। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अमोर्टाइज्ड।
फ्रेंड्स अगर यहाँ पे टेंजिबल की जगह इंटेंजिबल असेट्स होती तब हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज कर सकते थे फ्रेंड्स, जैसे कि लैंड्स, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इन सब के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे। और जो इंटेंजिबल फिक्स असेट्स हैं जैसे कि कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब के लिए हम अमोर्टाइज्ड वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, आप याद रखिए, टेंजिबल के लिए डेप्रिसिएशन एंड इंटेंजिबल के लिए अमोर्टाइज। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द इक्वेशन इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये आपने अभी ऊपर पढ़ा था तो आप इजीली बता सकते हैं। टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टोटल असेट्स इक्वल टू फिक्स असेट्स, या फिर टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इजीली बता सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, अगर हम करेक्ट इक्वेशन की बात करें तो वो है टोटल असेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आज हम 15 तक ही डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन। अब एक कंपनी जो है वो परचेज करती है अपने खुद की क्या? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवेंचर्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स से प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।